हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 37th लेक्चर। ये हमारा 37वां लेक्चर है ऑन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। एंड आज के लेक्चर में हम मनी एंड बैंकिंग, जो हमारा मेन टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, इसका एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। 100% गारंटी है, यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में है, मास्टर्स में है या क्लास 12th में है, आप किसी भी कोर्स में है, अगर मनी एंड बैंकिंग आपके सिलेबस में है तो ये जो टॉपिक आज मैं कराने वाली हूँ इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पूछा ही जाता है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट के जो 3 लेक्चर्स थे उनमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो मनी एंड बैंकिंग में ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम मनी का जो बेसिक फाउंडेशन है, बार्टर सिस्टम, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी हम पढ़ चुके हैं, सप्लाई ऑफ मनी जिसमें M1 M2 M3 M4 ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रल बैंक क्या होता है और उसके रोल क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एंड आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। मैं इसी टॉपिक की बात कर रही हूँ, यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बेसिकली सप्लाई ऑफ मनी, जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करती है कोई भी गवर्नमेंट, जिन इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है उन्हीं इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन इंस्ट्रूमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में ये 6 इंस्ट्रूमेंट हैं, ये कह लीजिए 6 मेजर्स हैं जिनकी हेल्प से कोई भी इकोनॉमी में जो भी बैंकिंग, जो भी आरबीआई है कह लीजिए, हम पढ़ चुके हैं कि आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो ये वो मतलब रेशियोज हैं, रेट है, ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये वो मेजर्स हैं जिनसे किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो उस कंट्री में या उस इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है या रिलीज कर सकता है। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है। तो 6 क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हमें पढ़ना है और 3 क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। राइट, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट है जिनकी लिस्ट इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है जिसे मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो जरूर इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए और इन वीडियोस की मदद से खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैंने अपने चैनल पे अभी तक अप्रोक्सीमेटली 300 वीडियो लेक्चर्स, अभी तक मतलब दिसंबर 2021 तक अप्रोक्सीमेटली 300 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं आपके लिए। तो जरूर इसका फायदा उठाइए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना जरूरी है ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आप लोग किस कोर्स के हैं। आप लोग बीबीए के हैं, बीकॉम के हैं, एमकॉम के हैं, एमबीए के या बीएफएस के या क्लास 11 12 सीए सीएमए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो किस कोर्स के हैं बेसिकली वो प्लीज मुझे बताया करिए। और किस स्टेट, किस सिटी के हैं ये भी बताएंगे। तो इससे पता है मुझे हेल्प हो जाएगी, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो किस कोर्स के हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे के जो लेक्चर वीडियोस हैं उनके कंटेंट ला पाऊंगी। राइट, सो कीप कमेंटिंग। आप लोग मुझे कमेंट करते रहा करिए और मुझे बताते रहा करिए कि आप लोग किस कोर्स के हैं। ओके, तो चलिए फिर बहुत बातें हो गई, अब आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक। किसी भी इकोनॉमी का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन कौन से मेजर हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर सकता है मनी सप्लाई इन एनी इकोनॉमी। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसमें से देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, ये मैंने बता दिया था। क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। पहले हम क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद क्वालिटेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में 3 ये जो है रेट्स हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इवन अगर आप न्यूज वगैरह सुनते होंगे तो इनके नाम बहुत लिए जाते हैं, रेपो रेट बढ़ गया या रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया। ठीक है, ये रेट्स, तो ये 3 रेट्स हैं जिनसे मनी सप्लाई कंट्रोल की जा सकती है।
ठीक है, या रिलीज की जा सकती है। और ये जो दो हैं ये रेशियोज हैं, CRR एंड SLR, ठीक है, तो ये दो रेशियोज हैं। और एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको OMO कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इन 6 इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और 3 क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल सुएशन। तो ये 3 क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो चलिए फिर अब एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आगे में आप बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना या मनी सप्लाई रिलीज करना किसी भी इकोनॉमी में, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी इकोनॉमी का जो सेंट्रल बैंक है उसके लिए क्यों जरूरी है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करे या मनी सप्लाई को रिलीज करे, ये जरूरी क्यों है। तो एक बात बताती हूँ, ये जो मनी सप्लाई है ना, दिस इज डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है मनी सप्लाई। इसलिए मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए किसी भी इकोनॉमी में, इसको कंट्रोल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के सेंट्रल बैंक के लिए, क्योंकि मनी सप्लाई डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है किसको, इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन तो आप जानते होंगे, इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन प्राइस। ये जो कॉमोडिटीज की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, आजकल तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये जो कमोडिटीज की प्राइस बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है, इसकी प्राइस बढ़ रही है, तो यही है इन्फ्लेशन, दिस इज इन्फ्लेशन। तो अगर मनी सप्लाई किसी भी इकोनॉमी में, अगर मनी सप्लाई, इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पे, किसी भी इकोनॉमी में, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, किसी भी इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। अगर किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। और इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नहीं, सेंट्रल बैंक को क्या करना होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी, ये कैसे इन्फ्लेशन को इंपैक्ट डालती है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लिखा है, देखिए अगर किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, हर किसी के पास पैसा है और काफी क्वांटिटी में पैसा है, ठीक है, तो क्या होगा, हर कोई सामान खरीदेगा, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, जो प्रोडक्ट है, जो कमोडिटीज है मार्केट में, उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन कमोडिटीज तो लिमिटेड है ना, चीजें तो मार्केट में लिमिटेड ही है, तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स के प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि पैसा तो सबके पास है, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है। मनी सप्लाई ज्यादा होने की वजह से हर हर पर्सन के पास सफिशिएंट मनी है, बहुत पैसा है, ये लोग सब सामान खरीद सकते हैं। लेकिन इकोनॉमी में कमोडिटी तो लिमिटेड है, कमोडिटी लिमिटेड है तो क्या होगा, प्रोड्यूसर के पास कमोडिटी लिमिटेड है तो प्रोड्यूसर उसके प्राइस बढ़ा देगा, और प्राइस बढ़ाना ही तो क्या होता है, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इस तरीके से सप्लाई ऑफ मनी इंपैक्ट डालता है इन्फ्लेशन पे। सप्लाई मनी ज्यादा है यानी इन्फ्लेशन ज्यादा है किसी भी इकोनॉमी में, सप्लाई ऑफ मनी कम है यानी इन्फ्लेशन, अगर मनी सप्लाई हम कम कर देते हैं तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। अब मैं आपको एक एक करके जो 6 क्वांटिटेटिव मेथड है उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसपे आरबीआई लेंड करता है मनी टू कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, आरबीआई जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक को मनी देता है, मनी लेंड करता है, मनी उधार पे देता है, उसको कहते हैं बैंक रेट। कॉमर्शियल बैंक मतलब समझ रहे होंगे ना, ये जो प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, दीज आर कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो आरबीआई जिस रेट पे मनी लेंड करता है कॉमर्शियल बैंक्स को, दिस इज कॉल्ड बैंक रेट, इसको बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को अगर लोन की रिक्वायरमेंट है, इंस्टेंट लोन की रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आरबीआई इनको लोन प्रोवाइड करता है, उस पे जो रेट चार्ज करता है ना, उसी को कहते हैं बैंक रेट। ठीक, अब ये बैंक रेट इंक्रीज या डिक्रीज होने से, बैंक रेट राइज होने से या फॉल होने से कैसे मनी सप्लाई इंपैक्ट होती है, तो वो समझते हैं। देखिए, अगर आरबीआई ने, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक है, उसने अगर बैंक रेट बढ़ा दिया, ठीक है, अगर आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया, कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पे ये लेंड कर रहा था मनी, वो बढ़ा दिया, तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, राइज इन मार्केट प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। अगर आरबीआई महंगे रेट पे कॉमर्शियल बैंक को अगर लोन देगा, तो कॉमर्शियल बैंक फिर हम लोगों को भी तो महंगे रेट पे ही लोन देगा।
ठीक है। आरबीआई ने अगर बैंक रेट बढ़ा दिया तो कॉमर्शियल बैंक जो होंगे वो भी क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक भी बढ़ा देंगे, जिनसे हम लोगों को लोन मिलता है। हम लोग को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम तो कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। ठीक है, वो रेट बढ़ा देंगे, और वो रेट बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। यानी हमें अगर लोन लेना है तो हमारा जो कैपिटल होगी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, कम लोग लोन लेंगे। ठीक है, फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट, यानी जो डिमांड है क्रेडिट की, लोन लेने की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोन महंगा हो जाएगा। ठीक है, और कम लोग अगर लोन लेंगे तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में कम हो जाएगी। तो सप्लाई कम हो जाएगी तो इससे क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से बैंक रेट बढ़ाने से वी कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ठीक, दूसरा क्या है, अगर बैंक रेट घटा दिया तो, बैंक रेट घटा दिया तो इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ जाएगी मनी की। ठीक है, बैंक रेट घटा दिया तो क्या होगा, मार्केट जो कॉमर्शियल बैंक है वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। अगर बैंक रेट घटा दिया यानी आरबीआई अब कम रेट पे कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, तो कॉमर्शियल बैंक भी जो पब्लिक को लोन दे रहे हैं वो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम कर देंगे। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे यानी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी जो हमें कैपिटल हम बोरो कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक से, लोन ले रहे हैं कॉमर्शियल बैंक से, बोरो नहीं, हम जो लोन ले रहे हैं कॉमर्शियल बैंक से उसकी भी कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी डिमांड बढ़ जाएगी, हर कोई लोन लेने लगेगा, राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट हो जाएगा, और जब हर कोई लोन लेने लगेगा तो सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा टर्म है डिफ्लेशन। एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बैंक रेट इंपैक्ट डालता है। दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी होता है इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई जो है ओपन मार्केट में जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, जैसे एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इन सब की ट्रेडिंग करता है, बाय सेल करता है ओपन मार्केट में। कौन, आरबीआई। किसके बिहाफ में, गवर्नमेंट के बिहाफ में। ठीक है, अब इस सिक्योरिटीज के बाय सेल करने से क्या होता है, इस सिक्योरिटी के बाय सेल करने से ये होता है, जैसे बाय सेल करने से क्या होता है कि देखिए, अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया है, ठीक है, आरबीआई ने यहाँ पे, अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, आरबीआई ने सिक्योरिटीज यहाँ पे सेल की, सिक्योरिटीज जो है यहाँ पे लिखती हूँ सिक्योरिटी। ठीक है, आरबीआई ने सिक्योरिटी सेल की तो उसके बदले में बैंक ने क्या दिया, बैंक ने कैश दिया। आरबीआई ने अगर बैंक्स को सिक्योरिटी सेल की तो बैंक ने क्या दिया, कैश दिया बदले में। तो इस तरीके से क्या हुआ, आरबीआई ने बैंकों के पास, कॉमर्शियल बैंक के पास जो लिक्विडिटी थी उसको क्या कर लिया, सोक कर लिया। ये बात समझ में आई। आरबीआई ने अगर बैंकों को सिक्योरिटी सेल की, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की, तो बैंकों ने उसके बदले में कैश दिया। बैंक ने परचेज किया सिक्योरिटी तो उसके बदले में कैश दिया, तो बैंक के पास जो कैश था वो अब किसके पास पहुंच गया, आरबीआई के पास। तो आरबीआई ने क्या किया, सोक किया लिक्विडिटी। सोक मतलब सोक कर लिया, सुखा दिया। ठीक है, इनके पास, बैंक के पास जो कैश था, लिक्विड कैश, वो अब आरबीआई के पास आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आरबीआई को अगर मतलब मनी सप्लाई बैंक के पास अगर कम करनी है तो वो इसको सिक्योरिटी सेल कर देता है। और अगर बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ानी है तब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो है बैंक से सिक्योरिटी खरीदता है, ये बाय करता है। आरबीआई बैंक से, कॉमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी बाय करेगा तो उसके बदले में आरबीआई पे करेगा कैश। ठीक है, उसके बदले में आरबीआई कैश पे करेगा। जब कैश पे करेगा तो बैंक के पास एनफ लिक्विडिटी आ जाती है, और बैंक के पास एनफ लिक्विडिटी आ जाएगी तो वही तो वो नॉर्मल पब्लिक को देता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है इंपैक्ट डालता है सप्लाई ऑफ मनी को। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आरबीआई परचेज करता है सिक्योरिटी, परचेज करता है यानी बैंकों को क्या देता है, फिर कैश देता है, यानी लिक्विडिटी बढ़ जाती है बैंक के पास। बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ गई यानी बैंक के पास जो कैश रिजर्व है कॉमर्शियल बैंक के पास वो बढ़ गया। अगर कैश रिजर्व बढ़ गया यानी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ गई। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी मतलब क्रेडिट देने की जो कैपेसिटी है, उधार देने की जो कैपेसिटी है बैंक की बढ़ गई। अगर उधार देने की कैपेसिटी बढ़ गई यानी वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे सकता है बैंक, यानी इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है,
इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन इंपैक्ट डालता है। एक सेल का भी केस देख लेते हैं। अगर आरबीआई सिक्योरिटी सेल करता है, ठीक है, सेल करने पे क्या होगा, आरबीआई के पास कैश आएगा। कैश आएगा तो क्या होगा, ये सोक कर रहा है लिक्विडिटी। बैंक के पास जो कैश था, लिक्विड कैश था, वो आरबीआई ने सोक कर लिया, अपने पास बुला लिया, ठीक है, अपने पास मंगा लिया। तो यानी अब बैंकों के पास जो कैश रिजर्व है वो क्या हो गया, कम हो गया। बैंकों के पास कैश रिजर्व कम हो गया, यानी अब उनको क्रेडिट देने की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई। इससे क्या है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गई, और इससे क्या हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गया। ठीक, तो ये दूसरा मेजर है। तीसरा क्या है, तीसरा है रेपो रेट। तीसरा मेजर क्या है, रेपो रेट। रेपो रेट अब क्या होता है, अच्छा काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं बैंक रेट एंड रेपो रेट में। इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत बैंक रेट और रेपो रेट बहुत पूछा जाता है। तो आप थोड़ा सा ये डाउट यहाँ पे अपना क्लियर रखिएगा। देखिए रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है एट विच आरबीआई ऑफर शॉर्ट टर्म लोन टू द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन कॉमर्शियल बैंक को देता है, तो उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है दैट इज रेपो रेट। रेपो रेट और बैंक रेट में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो रेपो रेट होता है दैट इज फॉर शॉर्ट पीरियड, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। और ये जो रेपो रेट होता है आरबीआई चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंक पे, ठीक है, उसको लोन शॉर्ट पीरियड के लिए लोन ऑफर करता है, और उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है दैट इज रेपो रेट। ठीक, अब ये लोन कैसे देता है, बाई बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। ये जो आरबीआई है कॉमर्शियल बैंक को लोन कैसे देता है, बाई बाइंग द, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाई बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। यानी ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो एनएससीज हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उन सबको बाय करके। तो आरबीआई जो है, ठीक है, उसने बाय किया, बाय किया तो उसके बदले में कैश दिया, कॉमर्शियल बैंक को कैश दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोन देता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को। ठीक, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट, और ये जो होता है वो शॉर्ट पीरियड लोन होता है। ठीक, अच्छा ये रेपो रेट का एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, रीपर्चेज रेट। ये जो रेपो रेट है इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि रेपो रेट कैसे इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट डालता है। तो देखिए अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, यानी कॉमर्शियल बैंक के लिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो गया, महंगा हो गया। यानी कॉमर्शियल बैंक को अब वो कैपिटल महंगे में मिलेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ गई यानी अब कॉमर्शियल बैंक कम ही, डिमांड फॉर क्रेडिट कम हो गया। कॉमर्शियल बैंक को बहुत जरूरत है तभी लोन लेगा, वरना नहीं लेगा, क्योंकि बहुत महंगा है लोन। ठीक है, तो डिमांड फॉर क्रेडिट कम हो गई, डिमांड फॉर क्रेडिट कम हो गई, यानी सप्लाई ऑफ मनी कम हो गई। तो सप्लाई ऑफ मनी, अगर कॉमर्शियल बैंक के पास सप्लाई कम हो गई तो कॉमर्शियल बैंक जो नॉर्मल पब्लिक को जो लोन देता है वो भी सप्लाई कम हो गई, और इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो रेपो रेट हुआ, बैंक रेट हुआ, ये सब बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेशन कम हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है। और इसी के अपोजिट अगर रेपो रेट कम हो गया तो क्या हुआ, कॉमर्शियल बैंक के लिए लोन सस्ता हो गया। ठीक है, इससे डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ जाएगा, और इससे सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, कॉमर्शियल बैंक के पास सप्लाई बढ़ जाएगी, और कॉमर्शियल बैंक के पास बढ़ गई, यानी नॉर्मल पीपल के पास, मतलब नॉर्मल पीपल के पास इजीली कैश अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, कॉमन पीपल भी अब मतलब फ्रिक्वेंटली लोन लेगा। ठीक है, आसानी से इसको लोन मिल जाएगा। तो दिस इज रेपो रेट। अगला क्या है, रिवर्स रेपो रेट। देखिए नाम क्या है, रिवर्स, यानी कुछ ये उल्टा ही होगा, रेपो रेट का उल्टा ही होगा। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये वो रेट है एट विच द आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट वो रेट है, ठीक है, जिस रेट पे आरबीआई एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, आरबीआई जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो उस रेट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का दूसरा नाम भी है रिवर्स रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है। ठीक है, अब आता है सवाल कि ये जो रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने या घटने से कैसे सप्लाई, मनी सप्लाई कैसे इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो जाए, ठीक है, अगर आरबीआई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कॉमर्शियल बैंक है उसने जो भी अपना डिपॉजिट मेंटेन किया है आरबीआई पे, उस पे आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है ना, उसी को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक, ये तो समझ में आ गया। अब सवाल ये आता है अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो जाए, ठीक है, अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट जो है ये कम कर दे तो क्या होगा, तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो अब
कम फंड यानी लेस फंड पार्क करेंगे विद आरबीआई। जो कॉमर्शियल बैंक है फिर अपना पैसा क्यों आरबीआई के पास रखेंगे? अगर आरबीआई कम रेट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, कम रेट पे डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा कॉमर्शियल बैंक से, तो फिर कॉमर्शियल बैंक क्यों अपना फंड आरबीआई के पास रखेंगे? तो वही है कि लेस फंड आर पार्क्ड बाय कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के पास कम फंड रखेंगे, ठीक है, और कम फंड रखेंगे तो यानी कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा फंड होगा, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा फंड होगा यानी कॉमर्शियल बैंक अब नॉर्मल पीपल को फंड देने के लिए उनके पास मतलब क्रेडिट काफी, मनी सप्लाई काफी अवेलेबल रहेगी, और कॉमर्शियल बैंक के पास मनी सप्लाई रहेगी यानी वो कॉमर्शियल बैंक के पास रहेगी यानी वो नॉर्मल पब्लिक को भी मनी सप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर ज्यादा लोन दे सकते हैं तो इन्फ्लेशन क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से इंपैक्ट डालता है। दूसरा क्या है? राइज इन रिवर्स रेपो रेट। अगर ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया यानी अब आरबीआई क्या कर रहा है? अब ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है कॉमर्शियल बैंक को, अगर कॉमर्शियल बैंक अपना डिपॉजिट रखते हैं इनके पास तो, ठीक है। ज्यादा अगर इंटरेस्ट देगा तो क्या होगा? मोर फंड आर पार्क्ड बाय कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जो होंगे ज्यादा फंड पार्क करेंगे किसके पास? आरबीआई के पास। क्यों? क्योंकि जो रिवर्स रेपो रेट है वो बढ़ गया है, आरबीआई अब ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है किसको? कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है। इससे क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक की जो इंटरेस्ट इनकम है ना वो ज्यादा होगी, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक, ओ सॉरी यहाँ पे मुझे बी लिखना चाहिए, हाँ, तो कॉमर्शियल बैंक अगर ज्यादा फंड आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखेंगे यानी कॉमर्शियल बैंक के पास क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगी, उनके पास लेस फंड होगा, ठीक है, लेस फंड होगा उनके पास, और उनके पास लेस फंड होगा तो यानी जो उनकी क्रेडिट क्रिएशन है, मतलब उनके पास जो सप्लाई ऑफ मनी है कॉमर्शियल बैंक के पास वो कम होगी। उनके पास कम होगी तो क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा तो नॉर्मल पब्लिक को भी कम मनी सप्लाई, इकोनॉमी में भी मनी सप्लाई कम होगी, और मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होगी तो इन्फ्लेशन क्या होगा? कम होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक। तो ये 4 मेजर्स हैं। इसके बाद अब मैं, ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, ठीक है, मैं अब 4 मैंने आपको मेजर्स इस लेक्चर में बता दिए हैं। अब 6 नहीं 5 मेजर्स और बच रहे हैं। कौन कौन से? सीआरआर, एसएलआर और 3 क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है। अब वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। ये पांचों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन सीआरआर एसएलआर पे तो बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और क्वालिटेटिव मेजर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा ना, तो उसमें मैं ये 5 मेजर्स डिस्कस करूंगी, राइट। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप जो मैंने आज पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए, तब तक जितना पढ़ाया है उसको पढ़ के रखिएगा, ठीक है। फिर हम अगले लेक्चर में यहां से स्टार्ट करेंगे सीआरआर, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।